नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज एक नए फंड के बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये फंड बिल्कुल नया है, अभी इसका NFO शुरू होने वाला है और उसमें आपके लिए निवेश के बहुत अच्छे मौके बन सकते हैं। तो फंड किस तरीके का है, क्या होगा उसमें, क्या खासियत है, क्यों नया NFO लेके आए हैं, इन सब पे चर्चा होगी। तो थोड़ा फंड के बारे में बेसिक जानकारी आपको दे दें। इस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड। अब जैसा कि नाम से इससे लग रहा है कि इसमें कुछ डिफरेंट थीम्स होंगी सेक्टोरली, जहाँ पे कुछ नया काम हो रहा है, कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई चेंजेस हो रहे हैं, उसमें डिसरप्शंस हो रहे हैं। उस तरह की थीम को इस फंड के अंदर शामिल किया जाएगा। ये फंड जो है 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में खुला रहेगा इसका NFO। आप उस समय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके फंड मैनेजर हैं वैभव दुसाद। तो आज हम वैभव से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड की खूबी क्या है, खासियत क्या है। और जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि कुछ इनोवेशन वाली चीज़ें इसमें होंगी, तो उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं डीप डाइव करूँ इस फंड के बारे में, पहले ज़रा वैभव से समझते हैं कि इस मार्केट में जहाँ भी कुछ अता पता नहीं लग रहा, बड़ी अनसर्टेनिटी है, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, वैसे में ये फंड लाने की योजना इन्होंने बनाई, तो मार्केट का व्यू क्या है? वो बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। इस फंड के जरिए हम फंड मैनेजर को समझने की कोशिश करते हैं फंड से ज़्यादा। तो मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से जब आप इस फंड को लेके आ रहे हैं इस समय, मार्केट का आपका व्यू क्या है? सर, मार्केट में आप देखें तो पीक से मार्केट करेक्ट हुआ है। FI की सेलिंग काफ़ी एग्रेसिव रही है लास्ट 18 महीने में। और अभी जब मार्केट करेक्ट हो गया है, तो हम लोगों का जो इंटरनल मार्केट मॉडल है, इंटरनल वैल्यूएशन मॉडल है, वो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग अभी वी वी आर इन दी न्यूट्रल जोन। बेसिकली हम न्यूट्रल जोन में हैं। वैल्यूएशंस कुछ हद तक करेक्ट हुए हैं और ग्रेजुअली मार्केट एक अट्रैक्टिव रेंज के अंदर आना स्टार्ट हुआ है। ग्लोबल लेवल पे मैक्रो अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं, बट उसके बावजूद ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था। हम लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस करेक्शन के बाद हम लोग मार्केट पे न्यूट्रल हैं। हम नेगेटिव नहीं है इस लेवल पे मार्केट में, और यहाँ से मार्केट और करेक्ट होता है तो डेफिनेटली फ्रॉम अ 3 ईयर पर्सपेक्टिव, 3 साल के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स आएंगे। एंड करेक्शन और होता है तो 1 साल के पर्सपेक्टिव से भी मार्केट एक इंटरेस्टिंग लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम पॉजिटिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मे बी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न शायद ना हो, बट एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन जो 8-9 महीने पहले थी, उस टाइम्स में फ्रॉम रिटर्न पर्सपेक्टिव इम्प्रूव हुई है और टाइम करेक्शन भी हुआ है मार्केट में और एब्सोल्यूट करेक्शन भी हुआ है। तो इसके लिए नेक्स्ट 12 महीने में वी कैन बी बिट कंस्ट्रक्टिव ऑन द मार्केट। अमेरिका में आप देखिए जो इकोनॉमिक डेटा है, वो चाहे PMI का डेटा हो या डेट की तरफ पैसे मूव होने का डेटा हो या वहाँ पे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा हो, ये एकदम अब विजिबल है। ऐसे में क्या हम अपने आप को डिकपल करके चलेंगे कि हम US में मान लीजिए बहुत खराब भी होता है तो हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा? नहीं, तो ये कहना मुश्किल है कि अगर US इकोनॉमी काफ़ी खराब होती है तो इंडिया पे असर नहीं आएगा। इंडिया पे भी इम्पैक्ट आ सकता है उसका। सबसे ज़्यादा उस केस में इम्पैक्ट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जो कि इंडिया में लार्जली टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होगा, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है US और यूरोपियन इकोनॉमी से। बट अगर हमारा डोमेस्टिक सिचुएशन देखें, तो इसमें आई थिंक क्रूड ऑयल के अलावा आई थिंक कुछ स्लो डाउन है यहाँ पे कंजम्पशन में। अर्बन स्लो डाउन है, रूरल स्लो डाउन है,
बट कुछ फंडामेंटली ऐसा नेगेटिव नहीं लगता है। गवर्नमेंट इज डूइंग राइट ऑन ऑल दी फ्रंट्स। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव इंडिया स्पेसिफिक नहीं लगता है। ये स्लो डाउन कब खत्म होगा उस पे शायद टाइमिंग करना मुश्किल है, बट आई होप कि ये स्लो डाउन टेम्पररी होगा। गवर्नमेंट का फोकस है कैपेक्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, रियल एस्टेट पे, तो ये सब जो है मीडियम टर्म में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। और इनके कारण आई थिंक मीडियम टर्म में वेज आउटलुक जो है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, रियल वेज आउटलुक, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो सकता है। तो आई मीन काफी सारा लास्ट 12 मंथ्स में हो चुका है। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन आल्सो इन लास्ट 12 मंथ्स। काफी सारी इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी हो चुकी हैं अभी। अब इंक्रीमेंटली यहाँ से और कितनी होंगी, मे बी शायद अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो पेस स्लो डाउन होगा इंटरेस्ट रेट हाइक्स का, मे बी पॉज भी हो सकता है। सो इसमें काफी सारे मे बीज हैं, बट आई थिंक अगर जी तो सर्टन होते मार्केट के वैल्यूएशंस भी कुछ और होते, तो मार्केट इज प्राइसिंग इन सम ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज एज वेल। अगर कुछ अनसर्टेनिटीज प्ले आउट नहीं होती है तो यू कैन एक्सपेक्ट एक हेल्दी रिटर्न मार्केट में। ओके तो जो बुल केस सिनेरियो बन रहा है उसके सपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं इस इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में खास तौर पे, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन काफ़ी रोबस्ट है, तो उसको भी कुछ लोग ये लेके चल रहे हैं वैभव। मतलब रूरल इकोनॉमी काफी टाइम से वीक रही है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट स्पेंडिंग, तो वो एक लो बेस पे रिकवर हो सकती है। फिर फेस्टिव सीजन्स हैं इंडिया में, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव स्टोरी बन सकती है इन सब के अराउंड अगले 9 से 12 महीने में। रूरल इकोनॉमी या छोटे शहरों में अभी रिकवरी थोड़ी सी स्लो पेस है, लेकिन अब वापस लौटते हैं अपने फंड की तरफ, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फंड के नाम से ही है कि एक इनोवेशन फंड आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे पहले बताइए कि ये जो इनोवेशन फंड है, ये इसके पीछे आपकी सोच क्या है, इसका मतलब क्या है, इनोवेशन से क्या मतलब आपका, किस टाइप की कंपनीज या थीम्स या सेक्टर्स आप चुन रहे हैं? नहीं, आई मीन इनोवेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं फंडामेंटली बताता हूँ कि इनोवेशन आप देखेंगे लास्ट 20 years और इवन इफ यू गो बिफोर दैट, आई मीन इनोवेशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है मार्केट कैप क्रिएशन का। इनोवेशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है ग्रोथ क्रिएशन का, और ग्रोथ क्रिएशन से मल्टीपल एक्सपेंड होते हैं, मल्टीपल एक्सपेंशन से मार्केट कैप क्रिएशन होता है। तो आई थिंक लास्ट 20 years में जो भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल स्टोरीज रही हैं इंडिया में और यूएस में और मे बी दूसरे और मार्केट्स में, उन सब में एक सक्सेस टुवर्ड्स इनोवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ना कुछ कंपनीज बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा सक्सेसफुल हुई हैं, कुछ कंपनीज कम सक्सेसफुल हुई हैं, और कुछ कंपनीज नहीं सक्सेसफुल हो पाई हैं, बट ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है हिस्टोरिकली मार्केट कैप क्रिएशन का। अब इनोवेशन आप देखें तो इनोवेशन भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। हम लोग जैसे सोचते हैं, एक तरीका ये भी सोचने का है कि इनोवेशन एक रेडिकल इनोवेशन हो सकता है, और या डिसरप्टिव इनोवेशन हो सकता है, या इंक्रीमेंटल इनोवेशन हो सकता है। तो बेसिकली कंपनीज इन तीनों कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में हो सकती है जो कि फोकस कर रही है बेसिकली। तो इनोवेशन प्रोडक्ट लेवल पे हो सकता है, प्रोसेस लेवल पे हो सकता है, सर्विसेज लेवल पे हो सकता है, सोल्यूशन लेवल पे हो सकता है। तो एक बहुत वाइड कैटेगरी है, बट काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें फोकस इस पे एक्सक्लूसिवली उन सब ट्रेंड्स पे है जिसमें कि एज यू आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इसमें ग्रोथ रेट्स आर काफी डिफरेंट है वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस।
बेसिकली उन ट्रेंड्स में। अच्छा वैभव, मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा एग्जांपल समझिए, क्योंकि वैसे तो इनोवेशन हर फील्ड में हो रहा है, फार्मा में भी हो रहा है, बैंकिंग में भी हो रहा है, एयर ट्रेवल में हो रहा है, होटल में हो रहा है, ट्रैफिक में, इवन माइनिंग में भी हो रहा है। मैं चूंकि फिर तो ये एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला थीम होगी, हर जगह हो रहा है इनोवेशन। आप जब इस थीम को पकड़ रहे हैं तो आप कहीं पे फोकस करेंगे, कहीं पे अलाइन करें अपने आप को, वो क्या इनोवेशन आप देख रहे हैं? तो बेसिकली आई थिंक हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लीजिए, उसमें एक माइग्रेशन जो एसयूवी में हुआ, तो मार्केट शेयर गेन एसयूवी में हुआ। फिर उसके बाद अभी ईवी है, ईवी 4 व्हीलर में है, 2 व्हीलर में है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स बेसिकली जो कि एक ऑटो इंडस्ट्री में हो रही है। हम लोगों का फोकस उन सब स्टोरीज में रहेगा जो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जो इनोवेशन सस्टेन करेगा, जिसकी की ड्यूरेबिलिटी 3, 5, 10 इयर्स होगी। वो थीम एक लॉन्ग टर्म थीम बनेगा आगे जाके, और उसमें कौन सी कंपनी जो है, जो सबसे ज्यादा सीरियस है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इन्वेस्ट कर रही है, जिसके पास सबसे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और पार्टनरशिप्स हैं, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस इनोवेशन थीम को लेके उसमें सक्सेसफुल होने की, उसमें मार्केट शेयर गेन करने की, और उसमें एक अच्छी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बनाने की फ्यूचर में। तो हम लोगों का फोकस वो रहेगा कि हम हर एक पीस में से कुछ कंपनीज, कुछ उस तरह की कंपनी शॉर्टलिस्ट करें हर एक थीम, हर एक सेक्टर में से, जो कि इसमें लीडर होंगी, जो कि आज परहैप्स लीडर नहीं है, जो कि फ्यूचर में लीडर्स हो सकती हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों का कोशिश वो रहेगी कि हम उस तरह से इसके पोर्टफोलियो को डेवलप करें। ओके तो इसमें अपने जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, इसमें मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? सेक्टोरल कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? कितनी कंपनियां रखेंगे आप, ये सब बताइए जरा। फंड काफी सेक्टर्स को इनकम्पास कर सकता है। जैसे आपने बताया, इनोवेशन काफी सारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी हो रहा है, और न्यू एज सेक्टर्स में तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है। तो इसमें काफी डाइवर्स सेट ऑफ कंपनीज आ सकती हैं। इसमें मार्केट कैप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और सेक्टर वाइज आई थिंक इसमें काफी सारे सेक्टर्स आप देखेंगे तो उसमें कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसमें कि द पेस ऑफ इनोवेशन इज बिट हायर। जैसे कि आपको मैंने बताया, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक सेक्टर है, डिफेंस एक सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम। तो काफी सारे ये सेक्टर्स हैं जिसमें कि काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। रिटेल एक सेक्टर है जो कि काफी अहेड है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। और कुछ एक ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि पेस ऑफ इनोवेशन माइट बी स्मॉलर। वहाँ पे शायद उन सेक्टर्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन रह सकता है उन सब सेक्टर्स में। लाइक आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो उस सेक्टर में सारी कंपनीज इनोवेटिव नहीं है। मे बी कुछ कंपनीज इनोवेटिव हैं, कुछ कंपनीज कम इनोवेटिव हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस थीम को और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इनोवेशन होने की गुंजाइश है, जिसको इस फंड के अंदर शामिल किया जा सकता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड की। इसके नाम से इसके पता चलता है कि ये ऐसी थीम्स में पैसे लगाएंगे जहां पे डिसरप्शंस हैं, इनोवेशंस हैं, और वो सेक्टर एग्नोस्टिक है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। उसके जो बड़े ड्राइवर्स होंगे उस पर पैसा लगाया जाएगा। इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैभव, आपके प्रेजेंटेशन में लिखा गया है कि इनोवेशन डज नॉट रियली मीन टेक्नोलॉजी, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी ही का मतलब नहीं होगा कि डिसरप्शन है। ये एक बड़ी थीम है कि अलग अलग सेक्टर्स में एनेबलर के तौर पे आईटी को यूज करके एक डिसरप्शन को किया जा रहा है, एक इनोवेशन को किया जा रहा है, उसको हम कैप्चर करेंगे। ये थोड़ा मुझे इसलिए समझाइए क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी का ही इसमें रोल प्ले हो जाता है। तो ये कैसे आप लोग प्ले करेंगे? बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम जो है वो इनेबलर्स हैं इनोवेशन।
And as you rightly pointed out, without technology and telecom infrastructure, किसी भी इंडस्ट्री में इनोवेशन नहीं हो सकता बेसिकली। और आई थिंक टेक्नोलॉजी आप अगर इवन बैंकिंग सेक्टर देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया है। तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ बैंक्स, उनका मार्केट शेयर इफ यू सी लास्ट 15 इयर्स काइंड ऑफ मार्केट शेयर गेन उन सब बैंक्स ने देखा, प्राइवेट बैंक्स ने वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मार्केट। यू नो द पेस of market share gain which they saw in deposit, loan book and many other aspects, उसमें काफी सारा टेक्नोलॉजी का रोल रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सर्विसिंग, यू नो, so minimum requirement of presence of branch or you need to visit the branch। तो इस इंडस्ट्री में भी काफी डिसरप्शन रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का। रिटेल इंडस्ट्री में काफी बड़ा रोल रहा है टेक्नोलॉजी का, जो सप्लाई चेन ऑटोमेशन है, एंटायर इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन, रिप्लेनिशमेंट, यू नो, ऑटोमेटिक टैगिंग, इन्वेंटरी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उसमें भी काफी बड़ा एक रोल रहा है, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री में जनरली थिन मार्जिन इंडस्ट्री है रिटेल। तो बिकॉज ऑफ दैट technology has helped a lot in creating the efficiency in the retail industry, basically। So हर एक इंडस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये वाला आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी पर से का मतलब एनेबलर से आगे बढ़ के जो उनको प्रोवाइड करें। तो इसमें फिर कुछ सेक्टर मुझे लगता है छूट जाएंगे, जैसे एफएमसीजी को अगर मैं लूँ तो वहाँ पे उसके जो प्रोवाइडर्स हो सकते हैं उनमें तो बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन जो प्योर एफएमसीजी कंपनीज हैं वो छूट जाएंगी क्या इसमें से? सर एफएमसीजी में एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड में आप बोल सकते हैं कि एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर फोकस कर रही हैं, वो डायरेक्ट टू कस्टमर काइंड ऑफ ब्रांड्स बना रही हैं। सो वहाँ पे एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड में देयर इज अ पैरेलल नेटवर्क व्हिच दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। तो एक वो हो सकता है, और दूसरा कुछ एफएमसीजी कंपनीज हैं जो कि काफी सारा R&D में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गए या फूड प्रोडक्ट्स हो गए। सो इसमें भी काफी सारे सालों से रिसर्च करने के बाद दे ट्राई टू ब्रिंग वन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो सारी एफएमसीजी कंपनीज एक लेवल पे, यू नो, सिमिलर लेवल पे इनोवेटिव नहीं हो सकती हैं, बट ये बोलना आई थिंक सही नहीं होगा कि एफएमसीजी कंपनी में कोई इनोवेशन हो ही नहीं रहा है। सो मे बी यू नो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो ठीक है आपने इसको जस्टिफाई किया, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा होगा। एक बड़ा इस वक्त पूरी दुनिया में डिसरप्शन की बात चल रही, वो आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि आप लोग रिसर्च करते रहते हैं। अब वो AI का इस्तेमाल हो रहा है, वो फिनेंशियल सेक्टर में भी हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, वो लाइफ के हर फील्ड में हो रहा है, और वो इतनी बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है कि उसका अभी क्वांटम भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ कहाँ डिसरप्शन करेगा। उसको कैप्चर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या कोई सीधे एनेबलर को पकड़ेंगे कि चलो साहब एनेबलर जो उसको प्रोवाइडर है उसी को पकड़ लेते हैं, रादर कि उसके इम्पैक्ट को पकड़े? कैसे उसको कैप्चर करेंगे? सर उसके मल्टीपल वेज हैं कैप्चर करने के। तो इंडिया में कुछ एक कंपनीज हैं जो कि डिजिटल फर्स्ट कंपनीज हैं, उनका बिजनेस मॉडल इज 100% डिजिटल। दे एक्चुअली यूज लॉट ऑफ दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, इमेज लर्निंग काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। तो एक तो आप उन पे देख सकते हैं, उनको एवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं इंडिया में, वो तो एक ग्लोबल लेवल पे दे आर एक्चुअली स्केलिंग अप द ऑपरेशंस फॉर मेनी ऑफ द ग्लोबल क्लाइंट्स ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फ्रंट। तो एक वो उसके थ्रू एक प्ले कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द ग्रोथ रेट इन AI एट ग्लोबल लेवल वुड गेट
reflected in the growth rate what they get from many of these projects. तो एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर सकते हैं। तीसरा आई थिंक ये फंड जो है 15 to 20% अब्रॉड भी इन्वेस्ट कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डायरेक्टली हम लोग कुछ एक कंपनीज जो हैं यूएस में अगर हैं जो कि स्पेसिफिकली इस फील्ड में फोकस कर रही हैं तो उनको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सो उस तरह से भी प्ले कर सकते हैं बेसिकली। जैसा कि ICICI प्रूडेंशियल का ये इनोवेशन फंड है और जिसमें बहुत बड़ी एक थीम होगी जहाँ पे बढ़िया इनोवेशन हो रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ कैप्चर हो सकती है उसके ज़रिए, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। 10 से 24 अप्रैल के बीच में ये फंड खुला रहेगा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी थीम कि जहाँ जहाँ डिसरप्शन हो रहा है उसको पकड़ने की वैभव कोशिश करेंगे। तो जब ये फंड एक बार कंप्लीट हो जाएगा, इसका NFO कंप्लीट हो जाएगा, कुछ दिन ये चल जाएगा, तो हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या शामिल किया गया। तब थोड़ा और मज़ा आएगा इसको रिव्यू करने में और फिर एक बार हम वैभव से बात करने की कोशिश करेंगे जिसमें मज़ा आएगा कि भाई क्या क्या शामिल किया, तो थोड़ी सी और डिटेलिंग में बातचीत होगी। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं इस फंड के लिए कि ये सक्सेसफुल हो और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और वेल्थ क्रिएट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज, थैंक्स।